गर्मियों की एक आम रात। मतलब एक परिवार अपने रिश्तेदारों के साथ रात का खाना खा रहा है और मेन्यू में भी कोई बहुत खास चीज नहीं है, बस साधारण सी बिरयानी और पुलाव। बिल्कुल सामान्य सी बात है। हाँ, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लोग बातचीत कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। लेकिन रात के करीब 1 बजे के बाद उस घर में जो होता है वो मतलब किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सही बात है। परिवार के केवल वो 4 लोग, माता पिता और उनकी 2 बेटियां, जिन्होंने खाने के बाद डेजर्ट के तौर पर तरबूज खाया था, वो अचानक एक बहुत ही रहस्यमयी और जानलेवा स्थिति का शिकार हो जाते हैं। और वो भी बहुत तेजी से। बिल्कुल, उल्टी, दस्त, चक्कर आना और फिर हाँ, कुछ ही घंटों के भीतर चारों की मौत हो जाती है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है ना? तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हम इसी खौफनाक घटना के पीछे के विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। हमारे सामने मेडिकल रिपोर्ट्स, न्यूज़ आर्टिकल्स और फूड सेफ्टी डेटा का एक पूरा स्टैक मौजूद है। और हमारा मिशन आज उन सनसनीखेज सुर्खियों को पढ़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन सोर्सेज के भीतर छिपे तथ्यों का मतलब असली विज्ञान का विश्लेषण करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें समझना है कि आखिर अप्रैल 2026 में मुंबई की उस रात क्या हुआ था और क्यों ये किसी भी एंगल से एक सामान्य फूड पॉइजनिंग का मामला बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस तरह की घटनाओं का गहराई से विश्लेषण करना इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि जब ऐसी खबरें बाहर आती हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो फैलती है वो है पैनिक, मतलब दहशत। हाँ, लोग तो डर ही जाते हैं। बिल्कुल, लोग रातों रात एक आम और सेहतमंद फल को, जैसे तरबूज को, देखना तक बंद कर देते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य उस दहशत को रोकना है। हमें विज्ञान की मदद से ये समझना है कि जांचकर्ता असल में क्या देख रहे हैं, मेडिकल साइंस ऐसे मामलों को किस तरह से अप्रोच करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तथ्यों और अफवाहों के बीच की लकीर को कैसे खींचा जाए। तो उस रात की उस टाइमलाइन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो सारा रहस्य है ना, वो उसी टाइमलाइन के भीतर कहीं छिपा हुआ है। टाइमलाइन ही सबसे अहम होती है ऐसे मामलों में। हाँ, अगर हम अपने सोर्सेज में दी गई जानकारी को ध्यान से देखें तो वहाँ एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन या कह लें कि पैटर्न दिखाई देता है। घर में एक ही समय पर एक ही रसोई में बना खाना कई लोगों ने खाया था। बिल्कुल। बाकी सारे रिश्तेदार जो इस डिनर में शामिल थे वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, मतलब उनके शरीर में कोई भी नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई लक्षण नहीं दिखे उनमें। एकदम सही। लेकिन रात के 1 बजे के आसपास केवल इन 4 लोगों ने वो कटा हुआ तरबूज खाया और यहीं से कहानी अचानक एक बहुत ही डार्क मोड़ ले लेती है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये घटनाक्रम किसी आम बीमारी के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब आप किस पैटर्न की बात कर रहे हैं? मतलब रात के 1 बजे के बाद शरीर ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी वो बेहद, जिसे हम कहते हैं, आक्रामक थी। तरबूज खाने के कुछ ही देर बाद उन्हें जो लक्षण महसूस हुए वो कोई हल्की फुल्की असुविधा नहीं थी। हाँ, रिपोर्ट्स में भी भयंकर दर्द का जिक्र है। बिल्कुल, गंभीर उल्टी, पेट में भयंकर दर्द और एकदम से डिहाइड्रेशन। उनकी हालत में जो रैपिड डिटेरियोरेशन यानी इतनी तीव्र गिरावट देखी गई कि अस्पताल ले जाने के बावजूद महज कुछ ही घंटों में उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया। बाप रे! इसे सुनकर तो मुझे किसी जासूसी उपन्यास की लॉक्ड रूम मिस्ट्री याद आ रही है। लॉक्ड रूम मिस्ट्री दिलचस्प है। कैसे? मतलब एक ऐसा बंद कमरा जहां बाकी सभी चीजें हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल समान थीं। पर्यावरण एक था, मेन कोर्स एक था, लेकिन बचे हुए लोगों और उन 4 मृतकों के बीच केवल एक ही अंतर था, वो तरबूज। सही एनोलॉजी है। लेकिन यहाँ जो चीज मेरे दिमाग को सबसे ज्यादा उलझा रही है वो है समय। हाँ। मतलब हम अक्सर सुनते हैं कि किसी ने बाहर का खराब खाना खाया और अगले दिन उसे पेट खराब हो गया या बुखार आ गया। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है। पर यहाँ तो चंद घंटों के भीतर जान चली गई। क्या कोई आम फल, मतलब एक तरबूज, इतनी तेजी से इतना घातक असर कर सकता है? इसी बात को गहराई से समझने के लिए हमें सामान्य फूड पॉइजनिंग और एक्यूट टॉक्सिसिटी के बीच के अंतर को समझना होगा। अच्छा, ये दोनों अलग अलग है। बिल्कुल। आमतौर पर जब साल्मोनेला या ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग होती है तो उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड? हाँ। मतलब वो समय जो बैक्टीरिया अंदर लेता है। हाँ, यानी बैक्टीरिया आपके पेट में जाता है, अपनी संख्या बढ़ाता है और फिर धीरे धीरे आपकी आंतों पर हमला करता है। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 6 से 24 घंटे या कभी कभी कई दिन भी लग जाते हैं। अच्छा, तो शरीर धीरे धीरे बीमार पड़ता है? एकदम सही।
लेकिन इस मामले में जिस तरह से कुछ ही घंटों में गुर्दों यानी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, वो इस बैक्टीरिया के इंक्यूबेशन वाली थ्योरी से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो फिर ये क्या था? इतनी तेजी से ऑर्गन फेलियर कैसे हो सकता है? इतनी तेजी से मल्टी ऑर्गन फेलियर तभी होता है जब शरीर में कोई प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन प्रवेश कर गया हो। प्रीफॉर्म्ड टॉक्सिन? हाँ, मतलब पहले से बना हुआ कोई बेहद शक्तिशाली रासायनिक जहर या भारी मात्रा में बैक्टीरियल टॉक्सिन जो सीधा खून में मिलकर आपके नर्वस सिस्टम या किडनी पर एक साथ हमला कर दे। अरे ये तो बहुत ही चौंकाने वाला एंगल है। अगर शरीर के अंदर बैक्टीरिया के पनपने का समय ही नहीं मिला तो इसका मतलब है कि जो भी जहर था वो उस तरबूज की फांकों में पहले से ही पूरी तरह से बन चुका था। यही जांचकर्ताओं का भी मानना है। तो क्या हम ये मान लें कि तरबूज ही वो असली कातिल है, क्योंकि वही तो एकमात्र ऐसी चीज थी जो केवल उन 4 लोगों के शरीर में गई थी? देखिए, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में हम कोरिलेशन यानी सहसंबंध और कॉजेशन यानी कारण को बहुत अलग रखते हैं। दोनों में क्या फर्क है यहाँ? तरबूज का खाया जाना और मौत का होना एक साथ हुआ, ये कोरिलेशन है। लेकिन क्या तरबूज ने ही प्राकृतिक रूप से वो जहर बनाया, ये कॉजेशन होगा, जो कि वैज्ञानिक रूप से लगभग असंभव है। असंभव मतलब फल खुद जहर नहीं बना सकता? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर और जांच एजेंसियां इस बात पर एकदम स्पष्ट हैं कि तरबूज अपने आप में एक बेहद सुरक्षित फल है। उसके अंदर ऐसा कोई प्राकृतिक टॉक्सिन नहीं होता जो किसी इंसान की जान ले सके। तो तरबूज को सीधे सीधे कातिल मानना गलत दिशा में जाना होगा। हाँ, ऐसा करना पूरी तरह से गलत होगा। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर वो फल खुद खतरनाक नहीं है तो वो इतना जहरीला बना कैसे? यही तो असली पहेली है। क्या ये खेतों में इस्तेमाल होने वाले किसी भारी कीटनाशक या पेस्टिसाइड का नतीजा हो सकता है? या फिर मैंने कुछ जगह पढ़ा है कि लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शायद फलों को जल्दी लाल और मीठा करने के लिए जो केमिकल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, क्या वो रातों रात ऐसा जानलेवा असर दिखा सकते हैं? देखिए, खेतों में इस्तेमाल होने वाले रसायनों का असर निश्चित रूप से नुकसानदेह होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनका असर आमतौर पर क्रॉनिक होता है, यानी वो धीरे धीरे शरीर में जमा होते हैं और लंबे समय बाद कैंसर या अन्य बीमारियों का रूप लेते हैं। उनका असर इतना एक्यूट या तत्काल नहीं होता कि खाते ही 2 घंटे में इंसान की मौत हो जाए। अच्छा, तो केमिकल इंजेक्शन थ्योरी भी यहाँ फिट नहीं बैठती? बिल्कुल नहीं। जांचकर्ताओं का जो मुख्य फोकस है वो फल के उगने पर नहीं है, बल्कि फल के कटने के बाद की जो प्रक्रिया है ना, उस पर है। कटने के बाद की प्रक्रिया? वो तरबूज को एक क्राइम सीन या महज एक माध्यम की तरह देख रहे हैं। माध्यम? हाँ, मतलब एक कैरियर? एकदम सही। तो माध्यम से आपका मतलब है कि तरबूज सिर्फ एक गाड़ी या ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन गया जिसने किसी बाहरी जहर को उनके शरीर के अंदर सुरक्षित रूप से पहुंचाने का काम किया? हाँ, सटीक रूप से यही हो रहा है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो प्रकृति ने तरबूज को बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया है। कैसे? उसका जो मोटा हरा बाहरी छिलका होता है ना, वो एक बेहद मजबूत आर्मर या कवच की तरह काम करता है। जब तक वो फल साबुत है, उसके अंदर का लाल हिस्सा पूरी तरह से स्टेराइल यानी कीटाणु रहित होता है। मतलब अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होता? बिल्कुल शून्य। असली खेल तब शुरू होता है जब उस कवच को तोड़ा जाता है, मतलब जब फल पर चाकू चलाया जाता है। ये बहुत ही दिलचस्प मैकेनिज्म है। तो जब हम कहते हैं कि तरबूज एक माध्यम बन गया, तो हमें उस बाहरी वातावरण को गहराई से समझना होगा जिसने साफ सुथरे फल को जहर में तब्दील कर दिया। हाँ, वातावरण यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है। हमारे सोर्सेज में गर्मी के मौसम का बार बार जिक्र किया गया है। हम अप्रैल के महीने की बात कर रहे हैं, और वो भी मुंबई जैसे शहर में जहाँ तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच होता है और हवा में भारी उमस होती है, जो कि बैक्टीरिया के लिए स्वर्ग है। बिल्कुल। तो ये मौसम इस पूरी घटना में क्या भूमिका निभा रहा है? इस सवाल का जवाब उस फल के काटने के तरीके और उसके बाद के रखरखाव में छुपा है। इसे इस तरह समझते हैं। मान लीजिए एक तरबूज बाजार से लाया गया। ठीक है। उसके बाहरी छिलके पर खेतों की मिट्टी, धूल, बाजार के अन्य सड़े गले फलों का रस और जाने कितने प्रकार के खतरनाक बैक्टीरिया पहले से मौजूद हैं। हाँ, बाहर से तो वो काफी गंदा होता है। अब अगर उस फल को बिना अच्छी तरह धोए सीधे एक चाकू से काट दिया जाए तो क्या होगा? वो चाकू उस बाहरी छिलके से गुजरता हुआ सीधे अंदर जाएगा। और वो चाकू एक तरह से एलिवेटर या लिफ्ट का काम करेगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं। कि बीचों बीच ले जाकर छोड़ देगा। हाँ, और हमने वो प्राकृतिक कवच खुद अपने ही हाथों से भेद दिया। बाप रे। और इसके बाद शुरू होता है असली विज्ञान। अब इसे सिर्फ एक फल मत समझिए, इसे माइक्रोबायोलॉजी की एक पेट्री डिश मान लीजिए। पेट्री डिश मतलब जहां लैब में बैक्टीरिया उगाए जाते हैं? बिल्कुल।
तरबूज के अंदर लगभग 92% पानी होता है। उसमें प्राकृतिक मिठास यानी फ्रुक्टोज भारी मात्रा में होता है और उसका पीएच लेवल भी न्यूट्रल के करीब होता है। बैक्टीरिया को पनपने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती हैं: नमी, भोजन यानी शुगर और सही तापमान। कटे हुए तरबूज में पहली 2 चीजें तो भरपूर हैं। और तीसरी चीज यानी सही तापमान, वो उसे अप्रैल की उस भयंकर गर्मी से मिल गई। एग्जैक्टली। बैक्टीरिया के विभाजन की जो प्रक्रिया है ना, उसे बाइनरी फिशन कहते हैं। बाइनरी फिशन? हाँ, मतलब 1 से 2, 2 से 4। सामान्य ठंडे तापमान में ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, लेकिन 32 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो तापमान है वो इन सूक्ष्म जीवों के लिए एक इंक्यूबेटर का काम करता है। मतलब उनकी स्पीड बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस भयंकर गर्मी में खतरनाक बैक्टीरिया की संख्या हर 20 मिनट में दोगुनी हो सकती है। 20 मिनट में डबल? इस गणित को थोड़ा और सरल करते हैं। अगर चाकू के जरिए केवल 100 बैक्टीरिया फल के अंदर गए तो 20 मिनट में वो 200 होंगे, 40 मिनट में 400 होंगे। हाँ, और महज कुछ ही घंटों में उनकी संख्या लाखों या करोड़ों में पहुंच जाएगी। बिल्कुल। और तब ये सिर्फ एक कटा हुआ फल नहीं रह जाएगा, बल्कि ये बैक्टीरिया और उनके द्वारा छोड़े गए जहरीले रसायनों का एक खौफनाक बायोरिएक्टर बन जाएगा। बायोरिएक्टर मतलब एक ऐसी फैक्ट्री जहां जहर बन रहा है। हाँ, और यही वो स्थिति है जिसे हम थोड़ी देर पहले प्री फॉर्म टॉक्सिन कह रहे थे। जब उस परिवार ने रात के 1 बजे वो कटा हुआ तरबूज खाया, तो शायद वो सिर्फ फल नहीं खा रहे थे। तो वो क्या खा रहे थे? वो उन लाखों करोड़ों बैक्टीरिया द्वारा घंटों की गर्मी में बनाया गया बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड या सांद्र जहर खा रहे थे। हे भगवान! इतनी भारी मात्रा में जहर जब एकदम से शरीर में जाता है, तो पेट उसे पचाने या संभालने की स्थिति में बिल्कुल नहीं रहता। वो सीधा खून के जरिए किडनी तक पहुंचता है। और किडनीज तो फिल्टर का काम करती है। हाँ, लेकिन हमारी किडनी इतने भयानक टॉक्सिक लोड को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती और नतीजा होता है एक्यूट रीनल फेलियर। ये पूरी प्रक्रिया मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकें। बिल्कुल, आपको बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा। एक कटा हुआ तरबूज जो अंदर से बैक्टीरिया और जहर का समंदर बन चुका है, वो बाहर से देखने में बिल्कुल वैसा ही ताजा, लाल और स्वादिष्ट लगेगा जैसा वो कटते वक्त था। हाँ, और उसमें शायद कोई अजीब गंध भी ना हो। और यही चीज इसे इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। हम अनजाने में एक ऐसे टाइम बॉम्ब का सेवन कर लेते हैं जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा तक नहीं होता। इसीलिए मेडिकल रिपोर्ट्स और फूड सेफ्टी अथॉरिटीज बार-बार क्रॉस कंटामिनेशन या सूक्ष्म जीवों के एक जगह से दूसरी जगह फैलने के खतरे पर इतना जोर देती हैं। जब जांच एजेंसियां इस मामले की गहराई में जाएंगी ना, तो वो सिर्फ पोस्टमार्टम नहीं करेंगी। तो और क्या करेंगी? वो उस चाकू, उस कटिंग बोर्ड, उस रसोई के तापमान और यहाँ तक कि तरबूज को खरीदने से लेकर परोसने के बीच बीते हर एक घंटे का हिसाब लगाएंगी, क्योंकि कातिल वो फल नहीं है, कातिल वो वक्त और वो तापमान है जिसने फल को जहर में बदल दिया। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस पूरी वैज्ञानिक व्याख्या के बाद सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया डर की होती है, जो कि बहुत नॉर्मल है। ऐसा लगने लगता है कि अब तो गर्मियों में फलों को हाथ लगाना ही खतरे से खाली नहीं है। लेकिन हमारे सोर्सेज में सिर्फ खतरे का विश्लेषण नहीं है, बल्कि बचाव के बहुत ही व्यावहारिक और साइंस बेस्ड उपाय भी दिए गए हैं। बिल्कुल। अगर हम समझ चुके हैं कि ये कंटैमिनेशन कैसे काम करता है, तो उसे रोकना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, है ना? एकदम सही। डरना बिल्कुल भी समाधान नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो मुंबई में हुआ वो एक बेहद दुर्लभ या रेयर घटना है। ये रोज रोज हर घर में नहीं होता। शुक्र है। तो बचाव कैसे करें? बचाव के लिए हमें बस बैक्टीरिया के उस ट्रायंगल यानी नमी, भोजन और तापमान में से किसी एक चीज को तोड़ना है। अब देखिए, हम फल की नमी और मिठास तो नहीं बदल सकते। हाँ, वो तो फल का हिस्सा है। लेकिन हम तापमान को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सोर्सेज में सबसे पहला और सबसे कड़ा नियम यही बताया गया है कि फलों को काटने से पहले उनकी बाहरी सतह को बहुत ही अच्छी तरह से धोना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से। और सिर्फ पानी डालकर नहीं, बल्कि रगड़ कर धोना चाहिए, ताकि जब हम चाकू चलाएं तो वो एलिवेटर वाली स्थिति पैदा ही न हो, बाहर का कचरा बाहर ही रह जाए। इसे एक सुरक्षा दीवार की तरह मानिए। लेकिन अगर गलती से कुछ बैक्टीरिया अंदर चले भी गए तो हमारा दूसरा सबसे बड़ा हथियार काम आता है, और वो है टेम्परेचर कंट्रोल, तापमान नियंत्रण। फूड सेफ्टी की भाषा में 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान को डेंजर जोन कहा जाता है। डेंजर जोन मतलब इस जोन में बैक्टीरिया सबसे खुश रहते हैं? हाँ, इस जोन में बैक्टीरिया सबसे तेजी से पनपते हैं।
इसका मतलब है कि कटे हुए फल को कभी भी इस डेंजर जोन में यानी सामान्य कमरे के तापमान या बाहर की गर्मी में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी नहीं। सोर्सेस के अनुसार अगर फल कट गया है तो उसे तुरंत खा लेना चाहिए, और अगर उसे रखना ही है तो उसे हर हाल में फ्रिज में रखा जाना चाहिए जहां तापमान 5 डिग्री से कम हो। बिल्कुल, क्योंकि उस ठंडे तापमान में बैक्टीरिया मरते तो नहीं है, लेकिन उनकी ग्रोथ लगभग रुक जाती है। अच्छा, वो फ्रीज हो जाते हैं एक तरह से। हाँ, वो एक तरह से गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके साथ ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह ये है कि सड़क किनारे ठेलों पर मिलने वाले पहले से कटे हुए और खुले में रखे फलों को खाने से पूरी तरह बचना चाहिए। हाँ, वो तो सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। हमें नहीं पता होता कि वो कब काटे गए थे, किस चाकू से काटे गए थे और कितनी देर से वो उस भयंकर गर्मी में बाहर रखे हुए हैं। वो देखने में कितने भी अच्छे क्यों ना लगे, वो कंटामिनेशन के लिए सबसे आइडियल जगह है। सही कहा। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो हमने देखा कि अप्रैल 2026 की उस खौफनाक रात ने हमें एक बहुत ही गहरा सबक दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सबक। हमने समझा कि तरबूज खुद एक विलन नहीं है। विलन वो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रक्रिया है जो हमारी लापरवाही और गर्मी के तालमेल से शुरू होती है। बिल्कुल। जिसने इतना भयानक कहर बरपाया। लेकिन उस रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही हम ये जान चुके हैं कि क्रॉस कंटामिनेशन और तापमान का खेल कैसे काम करता है। हाँ। फलों को धोना, सही तापमान पर रखना और कटने के बाद बिना देरी किए उनका सेवन करना, यही वो बुनियादी विज्ञान है जो एक साधारण भोजन को सुरक्षित रखता है। लेकिन इस पूरी घटना का विश्लेषण करते हुए एक बहुत ही गहरी और विचारोत्तेजक बात सामने आती है। वो क्या? ये सिर्फ एक परिवार या एक फल की कहानी नहीं है। ये हमारी बदलती हुई दुनिया की कहानी है। आज जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तापमान हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हाँ, गर्मियां पहले से कहीं ज्यादा लंबी और भयंकर होने लगी हैं। और दूसरी तरफ हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है, वो हमें सुविधा की ओर धकेल रही है। सुविधा मतलब कन्वीनियंस। ये तो सच है, हम सब ऐसा करते हैं। और यही वो टकराव है जिस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। एक तरफ बाहर का तापमान बैक्टीरिया के लिए एक आदर्श भट्टी बन चुका है, और दूसरी तरफ हमारी आदतें भोजन को लंबे समय तक स्टोर करने की हो गई हैं। ओह, ये तो एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करती कि हमारी आधुनिक जीवन शैली अत्यधिक गर्मी वाले इस नए युग में अब काम नहीं कर सकती? हमें सिर्फ इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं, बल्कि अब हमें इस बात पर कहीं ज्यादा गहराई से गौर करना होगा कि वो खाना हमारी प्लेट तक पहुंचने से पहले कितने वक्त तक और किस माहौल में रखा गया था। बिल्कुल। क्या ये बदलता हुआ मौसम हमारे भोजन के सुरक्षित रहने की समय सीमा को हमेशा के लिए बदल रहा है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी ही फ्रिज और अपनी ही रसोई के सामने खड़ा होकर खुद से पूछना चाहिए। शायद वो समय आ गया है जब हमें सुविधा से ज्यादा सतर्कता और विज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। बिल्कुल, अवेयरनेस ही सबसे बड़ा बचाव है। उस भयंकर गर्मी में कटे हुए फल की वो फांक सिर्फ एक खाना नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारी आदतों के बीच के टूटते हुए संतुलन का प्रतीक है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही हमारे आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान को अपनाइए, विज्ञान को समझिए और सुरक्षित रहिए।